उस क्षेत्र के माहिरीन हैं, उनसे जाके कंफर्म जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस मुफ्ती साहब, माजा की हदीस है 628। Hazrat Aisha said, when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth. Then he had intercourse with her. एक मिनट, इब्न माजा की क्या हदीस है? 628. 628। Encyclopedia Islam. ओके। इसी वो बकाला इक्सली। अच्छा, इसमें तो वो बात नहीं है 628 में। 628 Encyclopedia Islam. इब्ने माजा है ना? सुन इब्न माजा हदीस नंबर 628. हाँ तो इसमें तो वो हदीस नहीं है। सुन्ना.com में देख रहा हूं मैं। ये शायद नंबर उसमें नहीं होगा, एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, क्या है तर्जुमा, दोबारा बोलें। Hazrat Aisha said, when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth. Then he had intercourse with her. नहीं, अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं। मैं उसकी अरबी भी निकाल लेता हूँ। और इसका मेरा लेकिन जी, क्वेश्चन कर लूँ मैं पूरा कि जब प्रॉफिट साहब की 11 वाइफ थी तो क्या जरूरत पड़ी कि जो वाइफ मेंसेस से है उनसे ही इस दौरान गर्ड करके इंटरकोर्स भी करने। मैं। जी जी। अच्छा अच्छा, देखें जी। हम्म। अच्छा, उसी उसमें वो जो रिवायत है आपने पढ़ी है ना, उसका अगला जुमला पढ़ें। नहीं, मेरे पास इतना ही है जो मैंने साइट से निकाला था, तो उसमें यही चीज पूरी नहीं है। हाँ, ये जो आधी बातें हैं ना, उनसे सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखें, मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं। हदीस का तर्जुमा है कि इफ वन ऑफ अस वाज menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace, and who among you, अब ये है असल जुमला। एक तो ये कि embrace her, इंटरकोर्स की बात नहीं हो रही है, एम्ब्रेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। एक आगे है, हजरत आयशा कहती हैं, हु अमंग यू कैन कंट्रोल हिज डिजायर एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू कंट्रोल हिज डिजायर। क्या मतलब है? कि मतलब जैसे प्रॉफिट साहब अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते थे, वैसे और कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है इस मौके पर? कि उन्होंने इंटरकोर्स में को कंट्रोल किया। इंटरकोर्स नहीं किया, इंटरकोर्स करना ही तो हराम है ना। अच्छा, अब तो आप ये कह रहे बाकी हैं कि ये काम भी किसी दूसरी वाइफ के साथ कर सकते थे, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि जिस वाइफ की का जो दिन है, और उसकी उन वाइफ की का यानी दीनी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि वो उस वाइफ के साथ रहें, तो महज इसलिए कि वो इस पीरियड में है, मंथली साइकिल में है, उनको छोड़कर वो कहीं और चले जाएं, तो ये तो उनकी हक तलफी हो जाएगी। उसे टाइम फिक्स रहता था साथ फिक्स था। रहने का। ऑल राइट, देन ओके। फिर एक और हदीस है मुफ्ती साहब, फिर मैं बाकी चले, अगली अब बार अगले पूछ लूंगा। अगले कुछ बंदों को भी दे दे भाई मौका। बस एक लास्ट है। काफी हो गया। हम्म, काफी हो लास्ट है कि जब गया। मिस्टर एक्स हजरत वाई मारिया अब मेरे वाला। ख्याल से और बंदों को भी देना चाहिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी। हमारे साथ है नेहान महाराज, सॉरी नेहान महाराज है, आपको लेने लग रहा है जी। नेहान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान है भाई? जी मैं मुसलमान हूँ जी। तो नाम क्यों बदला? जी मेरा नाम है निहानी। आपका नाम क्या है? मेहराज। निहान। नेहान महराज। चलो खैर, आगे हो, जल्दी करें। जी तो सवाल है कि हजरत उस्मान के कत्ल के बाद हजरत अली ने उनके निकालें खून का बदला निकालें लेने निकालें के लिए निकालें भाई, इस बंदे को निकालें, ऐसे फालतू गलत, लोगों को ये नहीं वही निकालें। है, उनके भाई है जो आते हैं अक्सर। ग्रेशन क्या नाम ये है, सब इमेजिनरी फालतू फ्रेंड। फालतू क्वेश्चन हमसे न किया करें और यहाँ मत आया करें, ठीक है? ये फालतू क्वेश्चन लेकर। क्या कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं मिलती क्या आप लोगों को? मतलब इंतहाई दर्जे की गिलाजत और फितना अंगेजी, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? कि आप लोग प्री प्लान होकर फितना अंगेजी करने के लिए हमारे चैनलों के ऊपर आते हैं
और अपने जहन की और अपने दिमाग की गिलाजतें हमारे स्ट्रीम के ऊपर आकर उड़ेलते हैं? क्या अपना घर या कोई दूसरी स्ट्रीम में अपने चैनल नहीं मिलते हैं? ये क्या बदतमीजी है? चले भाई आगे। इमेजिनरी फ्रेंड। हमारे साथ, हाँ जी, इमेजिनरी फ्रेंड। अच्छा, इमेजिनरी हाँ फ्रेंड भाई। भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बोले। मैं मुसलमान भाई अस्सलाम बार वालेकुम। बार आ रहे हैं, मैं बैन मारने लग रहा हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके चैनल का नाम है वर्ल्ड विदाउट रिलीजन। जी हाँ। जी, कैसे हैं आप? वो खैरियत से? एथिस्ट है भाई? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत शोर आ रहा है। मेरे पास से हाँ पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है पुलिस पुलिस पीछे पड़ी है। ये क्या चक्कर है? हाँ, मुझे लग रहा जी जी बोले। है पूरी पुलिस के बच्चे हेलो। लोग खेल रहे हैं किसी जी, से मैंने कहा आपके। पुलिस पुलिस तो पीछे नहीं पड़ी। हाँ ये पुलिस की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल बड़ी है, नहीं नहीं, वो लेकिन सॉरी माजरत में रूम के बाहर जो है अभी वो वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा। इसको मैं कवर नहीं कर सकता, वरना मैं कर अगर लेता आप हूँ। एयरफोन यूज कर रहे हैं ना पॉसिबल है मेरे बात भाई, करूँ? उसको निकाल देंगे ना तो आपके जी जी। मोबाइल से नॉइज कैंसलेशन हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप बात करें। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं इस जगह चेंज कर लेता हूँ पोजीशन। जस्ट यहाँ जो पूरी पुलिस आई इसकी वजह से हौसला हो जाएगा। जी, आप अब अपना बेहतर माइक, है? नहीं हाँ बड़ा शोर शराबा है। आवाज आएगी, आती रहेगी। आप एक काम कर अभी लें, भी है? अगर कर, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आप अपने एयरफोन को निकाल देंगे, आपका मोबाइल अगर अच्छा होगा तो नॉइज कैंसलेशन कर देगा, बाकी तो बात नहीं कर पाएंगे आप। आपने एयरफोन निकाल दिया? एक मिनट आप किसी और को ले लें, मुझे स्ट्रीट में हाँ रखिएगा, चले, मैं इनको इसको बैक जो स्टेज करें, है अगले बंदे को लें। करेक्ट करता हूँ। एयरफोन निकाल दीजिएगा जी। हमारे साथ हैं नोएल खांडे। मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? नईल नईल क्या कुछ नाम है भाई? हाँ या नाइल है? हेलो। मैंने बारीक किया हुआ है ना जरा, तो नाम मुझे पहचान नहीं जा रहा है, ताकि वो 10 के 10 हेलो। एकदम से ही दिख जाए जी सारे जी बच्चे। बोलिए। मेरा नाम स्नेहा है। मैं पहले भी एक बार यहाँ आई थी। अच्छा। अ, मैं आपको ये मतलब मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मतलब बॉर्न हिंदू फैमिली से हुआ है। तो मैं आपको बोलती कि पास्ट में बहुत डिप्रेशन में थी, तो जिक्र ऑफ अल्लाह मेरे को काफी सुकून पीस फील हुआ था। ओके। हाँ, तो फिर मैंने एज ए मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो मुसलमान ही थी, तो वो बोली थी तुम नमाज नहीं पढ़ सकती विदाउट टेकिंग वो शहादा। तो मैंने जस्ट सीक्रेटली शहादत लिया एंड मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ। अभी रमज़ान आने वाला है तो वो भी करूँगी। तो जैसे मेरी फैमिली तो हिंदू है, वो हिंदू ही रहेगी ना। तो जैसे बड़े थोड़ा अभी 20 की हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेट मतलब मेरा करियर सही रहेगा, है ना? तो फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी इस्लाम। हम्म। हुँ, जी। तो फिर काफ़ी अकेली क्यों हो जाऊँगी ना मैं। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? लाइक मेरे पेरेंट्स तो फिर मेरा साथ नहीं देंगे ना, और मेरे को नहीं इस्लाम कबूल करना है, मतलब ऐसे। ठीक है, नहीं वो बात सही है कि ऐसा होता है बहुत से केसेस में। आई डोंट नो कि हर केस में ऐसा होगा। असल तो देखें ये बात है कि अम, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये करें, ठीक है? ये दैट्स नॉट मी हु कैन एडवाइज यू। आप अडल्ट हैं, 20 ईयर ओल्ड आप हैं। आपको जी, कानूनी तौर पर इसी तरीके से सोसाइटी लेवल पर आपको अपने फैसले लेने का हक है। अगर आप जी, कानून की नज़र में शादी खुद से कर सकती हैं और अपने करियर का को खुद से चूज कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं, तो आप अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा फैसला है कि आपको क्या चीज बिलीव करनी है, इसका भी कानून की तरफ से आपको इसकी इजाजत है। और अपने कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर आपको इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस्लाम में आना है या नहीं आना। आना है तो कैसे आना, यानी पब्लिकली आना है या सीक्रेटली आप इस्लाम की प्रैक्टिस करती रहें। ये इट्स इंटायरली अप टू यू। नोबडी इज गोना टेल यू कि आप ये करें, ठीक है? और बात यह है कि जिस तरह आप डिप्रेशन से निकली हैं नहीं सर, और वो ठीक है, डिप्रेशन से निकला वो अलग बात है। फिर मैंने ऐसे एनालाइज भी किया कि समथिंग हैपन, मिरेकल मेरे साथ मिरेकल भी हुआ है। लाइक
ओके, क्या हुआ है वो? एक्सप्लेन थोड़ा-सा कैसे करूँ बताइए। समझ नहीं आएगा मेरे को, बट मतलब इतना श्योर है कि मेरे लिए अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा एज़ अ एनर्जी नहीं है। सो थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि क्या हुआ? क्या हुआ? अगर बताना चाहें, नहीं बताना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, दैट्स फाइन। हुआ है कुछ। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आप नहीं बताना चाहती, दैट्स ओके। वी बिलीव इन यू। आप एक काम ये करें कि जब आपको ये मालूम है कि कोई मिरेकल आपके साथ हुआ है, आपको ये मालूम है कि उस मिरेकल या उस अनहोनी के होने की वजह से आपने इस्लाम से आप मुतासिर हुई और आपने सीक्रेटली कलमा भी पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़ने लगी, आप रोजा भी रखें, तो इसी तरीके से करें। और जब कोई ऐसा मौका आएगा कि आपको लगे कि भाई क्लैश है, तो जिस जात ने और जिस सुपर नेचुरल बीइंग ने आज आपकी रहनुमाई की है, कल भी वही रास्ता खोलेगा। या श्योर। तो ये रास्ते कोई इंसान नहीं खोलेगा, ये रास्ते भी फिर खुदाई को खोलने हैं। जो खुदाई तो लेकर आया है ना आपको अपने रास्ते पर, तो बस ठीक है, अब जी। आप खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। और ये भी याद रखें कि खुदा से हम शर्तें नहीं लगाते हैं। शर्तों का मतलब ये है कि हम ये नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं होता कि भाई ठीक है खुदा, मैं आपके रास्ते पर आ गया या आ गई, अब ये है कि मेरे साथ कुछ होना नहीं चाहिए, कोई मुश्किल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, और मेक श्योर कि एक दिन के अंदर अगर कोई मुश्किल हो तो 24 घंटे में आपको दे रही हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर सब मामला ठीक हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आपको फुल ट्रस्ट करना पड़ता है अल्लाह के ऊपर, और फिर आपको वेट करना पड़ता है व्हेन इट्स द राइट टाइम। जो अल्लाह को मालूम है, जो आपको मालूम नहीं, चूंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि हम अगला बाइट अपने मुंह में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, खाना खाने के वक्त जब यही मालूम नहीं है, तो राइट टाइम कौन सा है और कौन सा नहीं है ये हमें कैसे मालूम होगा? तो व्हेन एवर इट इज द राइट टाइम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आपके हक में वो फैसला करेगा जो आपके लिए बेहतर है। So you have to have patience, full patience, and then you will see there will be so many life-changing events, इंशाअल्लाह, और वो फिर आपके हक में बेहतर होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलें जी। चलिए ठीक है सिस्टर, इजाजत लेंगे आपसे। हमारे साथ अबू शाकिर साहब है। मुफ्ती साहब सलाम। जी अबू शाकिर हाँ साहब। जी। मुफ्ती साहब, वैसे तो मैं जब जो चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं उस पर बात नहीं करता, पर मैं थोड़ा काउंटर नैरेटिव देना चाहता हूँ। एक गुफ्तगू जो आपने की थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, एक ख्वातीन से जो मुसलमान थी, उसको पहली दफा पता चला कि ऐसी हदीस है जिसमें ख्वातीन को आधी अकल वाली कहा गया है। उसमें आपने जिक्र किया, बाकी ये तो ठीक है कि आधी अकल वाली तो नहीं कहा गया औरतों को, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नाकिस अकल। तो आपने इस पे तहरीफ करके, उसको जज्बाती करके, तो उसकी बुनियाद पे आपने अपनी एक्सपीरियंस, जूरी का एक्सपीरियंस भी जज्बाती तौर पे पेश किया। और उसी उसी स्ट्रीम में आप अक्सर तो लिबरलिज्म के बारे में खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसी स्ट्रीम में इस्लाम को एक वोक इस्लाम की तरह भी प्रेजेंट किया उसे दिफा करने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये तहरीफें क्यों होती हैं, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि ख्वातीन जो हैं वो नाकिज़ अक्ल होती हैं, और यही बात आसिम अल हाकिम साहब भी कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद करो और इसे दो टोक तस्लीम कीजिए। ठीक, अभी तक जो कुछ आपने कहा इसमें जज्बातियत के अलावा कुछ है? मैंने तो जज्बाती तौर पे कोई काम नहीं कहा, मैंने तो कमेंट कर रहा हूँ आपके कहने पे। हाँ, ये सारे जज्बाती कमेंट हैं कि आपने इस्लाम को वो कल्चर के तौर पर पेश किया और वगैरह वगैरह। आप तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने की कोशिश करता हूं, जो बात जैसी है वैसे ही करता हूं, और ये मेरी पोजीशन सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि लाखों स्कॉलर्स की है कि यहां नाकिसुल अक्ल से मुराद बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हदीस का ही अगला हिस्सा उसकी तरदीद कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आप खुद माशाल्लाह बीवी बच्चों वाले हैं,
तो आपको क्या लगता है कि आप ज्यादा जज्बाती हैं कि आपकी वाइफ? जज्बात से तो अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान हो जाता है जज्बाती। नहीं और नहीं मैं नहीं समझता हूँ कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि इंसान जज्बाती हो जाता है, नहीं, मगर आप ज्यादा जज्बाती हैं कि आपकी वाइफ? मेरी फैमिली में तो हम दोनों बराबर के ही हैं। अब हो सकता है शादी से पहले वो ज्यादा कुछ ना कुछ औरत पना आपके अंदर भी है। हाँ बिल्कुल है, थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये मान लिया आपने कि आप में भी है, आप में भी है। ये मान लिया आपने कि कुछ ना कुछ औरत पना हमारे अबू शागिर आपके अंदर भी है। साबित ये हुआ कि जब जज्बात की बात आती है तो स्टैंडर्ड औरत होती है ना? जब जज्बात की बात आती है तो स्टैंडर्ड कौन है? खुद ही मान रहे हैं। स्टैंडर्ड तो साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि औरत जो है वो ज्यादा जज्बाती होती है। दिखा दीजिए। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है भाई, साइंटिफिक एविडेंस ही की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। आप अगर साइकोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं या मर्द, तो साइकोलॉजिस्ट इस बात पर और साइकाइट्रिस्ट इस पर मुत्तफिक हैं कि औरतों में बढ़ी हुई जज्बातियत पाई जाती है मर्दों के मुकाबले में। चले कोई बात नहीं, मैं अगली दफा आऊंगा तो आपको डाटा लेके आऊंगा कि आप गलत कह रहे हैं। वो आपका अगली दफा कभी होता नहीं है, लेकिन चलो इंतजार फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमारा तो काम ही है। मैं तैयारी करके नहीं आया कि आप ये कहेंगे। जी जी, तो वो आप अगली मर्तबा जो मैं कहूंगा ना, तो उसकी भी तैयारी करके आप नहीं आएंगे और फिर आप वक्त मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो हमें आदत है। ठीक है, वो में से नहीं सुन लीजिए। अभी तो कुछ अब आप मुझे भगाने के चक्कर में इतनी जल्दी रहते हैं, भगाओ इससे। जी जी क्या जी। पहले तो सवाल ये है, हाँ या ना में, जब आपने नाकिस अक्ल को तब्दील कर दिया जज्बात में, क्या ये तहरीफ नहीं है हदीस में? बिल्कुल नहीं है तहरीफ। ओके। तो दूसरा वो किस्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी स्ट्रीम में आपकी टीम का मौकफ ये था कि जब औरत की सरकशी इतनी बढ़ जाए कि वो, अगर मेरी बीवी है, वो किसी के साथ बिस्तर में है, तो पहले मैं उसे समझाऊं, फिर दोबारा अगर फिर वो मैं उसे पकड़ लूं बिस्तर के साथ किसी और के साथ, तो फिर मैं 2-3 हफ्ते के लिए उसका बिस्तर अलग कर दूं। अगर अगले हफ्ते फिर मैं उसको पकड़ जाऊं, आपकी स्माइल आ रही है मुझे देख के पता लगा। ये फालतू की बातें सुन के स्माइल ही आती है जी। जब केसर साहब कह रहे थे तब भी आपके मुंह में स्माइल आ रही थी, मुझे देख रहा था। किसी और के साथ पकड़ी जाए तो मैं समझाऊंगा, फिर तीसरे के साथ पकड़ी जाए तो बिस्तर अलग कर दूंगा, फिर चौथे के साथ पकड़ी जाए तो फिर मैं मिसवाक उठाऊंगा। ये सारी बातें आपने ऐड की भाई, ये हम में से कोई नहीं कहता। नहीं, मैं जब तीसरी बार, चौथे के साथ नहीं, जब तीसरी बार फिर पकड़ी जाए तो फिर जो है आपको इजाजत है उसको हल्का फुल्का मारने से। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है, ये बात आप कभी ना कहते। इसके बारे में ये तो वो इस्लाम हो गया ना। नहीं, मैं जो कहता हूं वो ये कि अगर एक औरत फाहिशा मुबैयना, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस में कि फाहिशा मुबैयना क्या चीज है, यानी जिसको वाज़ेह तौर पर यह कहा जाए कि ये एक गैर अखलाकी अमल है, उसको हम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक शख्स अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर में देखे, सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है, वो भी है ऑफ कोर्स, वो उसकी लास्ट लिमिट है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये भी है कि एक शख्स की बीवी किसी दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही है, व्हाट्सएप के ऊपर इश्कबाजी हो रही है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और बाय द वे, ऑन अ साइड नोट, अभी तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया, लोग सवाल भी करते रहते हैं अपने जाती सवाल, फिक्की सवाल। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मुल्क में है और उसको शक हुआ कि उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ, अच्छा वो ऐसे मुल्क में है कि जहां इश्कबाजी आसान नहीं है, बहुत ही ट्रेडिशनल माहौल है, तो उसको शक हुआ कि उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ, नौजवान के साथ इश्क कर रही है। तो किसी तरह उसने अपनी वाइफ का व्हाट्सएप हैक कर लिया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो मैसेजेस जहां उसकी वाइफ को पहुंचते इसके पास भी आते, और इसको बिल्कुल यकीन हो गया कि वो कौन बंदा है, क्या है, लेकिन इसको ये भी पता है कि इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे भी वाकयात हो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ऐसी सूरत में उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं,
मैंने कहा भाई सबसे पहले तो ये कि तुम अपनी वाइफ को तुमने वहां क्यों छोड़ा हुआ है भाई, दूसरे मुल्क में तुम उसको लेकर आओ अपने साथ रखो। जब तुम उसको छोड़े रहोगे तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं कन्फ्रंट भी करना चाहता हूं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। तो मैंने कहा बिल्कुल कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जाके उसको टॉर्चर करो। कन्फ्रंट करने का मतलब ये है कि अब उसको समझाओ, उसे कहो कि आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो तरीका ये कुरान की तालीम के मुताबिक है। स्टेज बाय स्टेज आप कुरान की तालीम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और एक स्टेज ऐसा आएगा अगर वाइफ नहीं सुन रही है तो आप सेपरेशन कर लें। ठीक है मुफ्ती साहब, अगली दफा जब मैं आया अब मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज होगी कि जिसको अदालत नहीं सुनेगी। मान लीजिए आप किसी कोर्ट में गए, इस्लामी अदालत में गए, नॉन मुस्लिम कोर्ट में नहीं, इस्लामी अदालत में गए। ये आदमी के जिसने अपनी बीवी के व्हाट्सएप मैसेजेस को देख लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मुलाकात नहीं हुई है, शौहर खुद कह रहा है। मैं अगर उसको मशवरा दूं कि आप इस्लामी अदालत में चले जाएं, तो काजी साहब क्या करेंगे? काजी साहब ये कहेंगे कि भाई मैं तुमको मशवरा दे सकता हूं कि तुम उसको छोड़ दो, लेकिन अगर कोर्ट में जो केस एडमिसिबल होगा वो होगा जिसमें तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात हैं किसी दूसरे मर्द के साथ, तो अब लिआन का केस होगा, वरना केस ही एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। फिर ये तो अडल्ट्री वाले केस तो यहाँ सेक्युलर अदालतों में भी है ही नहीं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है ये केस ही एडमिसिबल नहीं है, ये फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी, सोसाइटी डिसाइड करती है, घरेलू जिंदगी में इसका फैसला होता है कि करना क्या है। ये केसेस अदालत में नहीं जाते हैं। उसके ताल्लुक से इस्लाम ने हिदायत दी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है मुझसे अगली दफा जब मैं आऊंगा तो उसका मौजू भी मैं आपको दे देता हूँ। कुरान में जो बचकाना आयतें हैं, जिन्हें हम बचकाना आयतें समझते हैं, तो जी उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ ठीक है, चले सही है। ओके जी, इमेजिनरी फ्रेंड को ले लें भाई, हो सकता है कि वो माइक उनका हो गया हो ठीक। जी जी उन्होंने मैसेज भी किया था, वो मौजूद है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब बेहतर है। अच्छा एक मिनट है, हाँ। इमेजिनरी फ्रेंड भाई एक मिनट रुके जी, आवाज आ रही है। जी। आसिम भाई आपका डिवाइस सही हो गया? माइक आसिम भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए आसिम भाई। नोप, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। इमेजिनरी फ्रेंड बोलिए। जी भाई, इमेजिनरी फ्रेंड साहब, सॉरी। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सवालात कुछ कर सकता हूँ मैं, अगर से पॉसिबल, मतलब आपके मजहब से रिलेटेड। जी बिल्कुल, लेकिन हम पहले आपके मजहब से रिलेटेड तो कर लें। नहीं मेरा कोई मजहब नहीं है। यही मजहब है, ला मजहब भी एक मजहब है। चले कोई बात नहीं, ऐसे कह लें आप। हाँ, यानी ला मजहब होना भी एक पोजीशन है, जिस तरह मजहब की एक पोजीशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक पोजीशन से को छोड़कर दूसरी पोजीशन क्यों इख्तियार की? एक बंदे के पास 10 लाख रुपए है, मेरे जी। पास 10 लाख रुपए नहीं है, जी, तो उसकी पोजीशन रह जाएगी, मेरी क्या होगी? आप एक फुक्कड़ आदमी होंगे, वो ये फुक्कड़ होना भी एक पोजीशन है। कोई बात नहीं, ये मेरी पोजीशन है क्योंकि मैं है जब ना? पैदा हुआ मिसाल था के तब तौर मैं पर पैसे आपके लेकर पास पैदा 10 नहीं लाख हुआ। रुपए हैं, मिसाल के तौर पर वही मिसाल ले मैं लीजिए। कह रहा हूं मैं पैसे आपके लेकर पास, पैदा नहीं होता, यानी मैं फुक्कड़ पैदा हुआ सुनिए था सर। सुनिए सुनिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। वो 10 लाख रुपए आपने सोचा कि यार मैं छोड़ देता हूं, मैं क्या काम करूंगा इनका, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने 10 लाख रुपए छोड़ दिए और बिल्कुल फुक्कड़ बन गए। तो अब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये सवाल हो ही नहीं सकता कि मैं 10 लाख रुपए क्यों छोड़े, क्योंकि यही तो सवाल रैशनली होना चाहिए कि भाई 10 लाख क्यों छोड़े, अच्छे खासे थे। मैं जवाब दूं? जी, मैं इसको मैं अपना सवाल मुकम्मल भी कर लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। इमेजिनरी फ्रेंड साहब एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। इमेजिन करें, क्योंकि आप इमेजिनरी हैं, तो इमेजिन करें कि आज आपके पास 0 रुपए हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, और आज से 1 साल के बाद आपके पास 10 लाख रुपए हों, तो क्या कोई अक्लमंद आदमी आपसे यह सवाल करेगा कि यार ये क्या बात हुई, पिछले साल तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं था, 10 लाख रुपए क्यों है तुम्हारे पास? ये सवाल गलत होगा। भाई एक आदमी मेहनत करेगा तो 10 लाख रुपए आएंगे उसके पास, लेकिन 10 लाख रुपए हो और आप उसको छोड़ दें तो ये सवाल लामहाला होगा कि 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। जी मैं जवाब दूं सर? जी सर पहले तो ये कि आपने जो भी लास्ट में बात कही कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे,
असल बात ये थी, जब मैंने अकाउंट चेक करा तो मेरे अकाउंट में नहीं थे 10 लाख। मुझे बताया गया था मेरे अकाउंट में है ये, ठीक है, ये नहीं। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लेकर पैदा हुए, तो मैं ऐसा कुछ पैदा नहीं होता 10 लाख रुपए। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आप ही की मिसाल को मैंने उलट किया भाई। तो मैंने कुछ नहीं कहा 10 लाख रुपए थे कि नहीं थे, आपने खुद ही कहा, आपने खुद ही कहा कि 10 लाख रुपए थे, मैंने छोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा वो भी एक पोजीशन है, और उस पोजीशन पर ही पहले सवाल होना चाहिए कि 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। अब ये एक अलग बात है कि आपको कहा गया कि 10 लाख रुपए थे, ये अलग बात है कि आपको कहा गया कि 10 लाख रुपए थे, वो आपको नहीं मिले, वो एक अलग इशू है। असल इशू तो ये है कि आपने 10 लाख रुपए छोड़ दिए, क्यों छोड़े? खुद ही आपके कहने पर, आप जो आपकी मिसाल है भाई उसी को उलट किया हमने, उसमें कोई तहरीफ नहीं की, वही एग्जैक्ट जूं के तू। जी मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब की स्ट्रीम प्रॉब्लम कर रही है। नहीं, स्ट्रीम प्रॉब्लम नहीं कर रही है, 10 लाख रुपए प्रॉब्लम कर रहे हैं अब ये। जी। अच्छा जी सर, बोलो। अब सही आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर 10 लाख रुपए जिसके पास नहीं है, आपने कहा फुकड़ है वो, ऐसी। तो सर जो बच्चा पैदा होता है, सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है जी। आप मुमकिन है कह रहे हैं सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कोई, आपने कहा क्या बच्चा पैदा होता है, यानी आप हर बच्चे के बारे में ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी लेकर पैदा हो सकता है। सर हर बच्चे का ही बोला है मैंने, हर बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा होता है। आपने अच्छा, कोई बच्चा पैदा होता है 10 लाख लेकर? मैंने कोई तो आज तक नहीं देखा सर। आप बताएं मुझे, कोई बच्चा पैदा हो रहा है 10 लाख रुपए उसके साथ निकल देंगे? ये आपसे किसने कह दिया कि 10 लाख रुपए होने का मतलब 10 लाख रुपए आपकी जेब में रखे हुए हो? मिल्कियत मुराद होती है, प्रॉपर्टी आपकी, आप ओनर हैं 10 लाख रुपए के। इसकी हजारों दुनिया में एग्जांपल्स हैं कि बच्चा मालदार पैदा होता है, पैदा होने से पहले मालदार है। पैदा होने से पहले मालदार है भाई, साथ लेकर आ रहा है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो उसके माँ बाप का होता है ना, जो भी होता है वो आगे डाइवर्ट करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बच्चे का वालिद, उसकी बच्चा जब माँ के उसमें था, वूम में होने वाला था, बच्चे का वालिद मसलन मर गया और उसने विल लिख दी बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी, बच्चा पैदा हुआ मिलियनेयर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पैदा होने के बाद अमीर हो गया ना? पैदा होते ही वो अमीर हुआ ना? पैदा कैसे हुआ सर? पैदा तो वो गरीब ही हुआ ना, पैसे कुछ भी नहीं थे उसके पास, नहीं थे ना, फुक्कड़ था। आपको, मुझे हैरत की बात है कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पैसे होने का मतलब पैसे जेब में होना नहीं है, ओनरशिप मुराद है। बच्चा पैदा हुआ ही है ओनर, एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी मुझे वाकई फिर यकीन हो गया कि आप जैसे लोगों को मुर्तदी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो बेसिक समझ नहीं है हकीकतन। अच्छा सर, मैं तो सवाल करने आया था, आपने अच्छा हजरत, अगर इनका ही लॉजिक इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आपके कोई वालिद साहब तो होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर टाइम आपके हाथ में रहते हैं या आपके कंधे पे सवार रहते हैं? सर एक था इमेजिनरी फ्रेंड, वो था। जी। तो मेरे भाई यू डिजर्व कि आप इस्लाम छोड़ दें, चूंकि मैंने तो अभी तक सवाल भी नहीं किया आपसे, कुछ भी नहीं किया, आप जवाब देने को भी तैयार नहीं हो रहे, आप मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। चूंकि हमारा जो तरीका है मेरे भाई हमारा जो तरीका है ना, वो ये कि हम पहले किसी भी मुल्हिद से जो हमारे पास आता है मुर्तद, हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने इर्तिदाद क्यों छोड़ा, ताकि उसका IQ लेवल का अंदाजा हो जाए, जो हमें कुछ हो रहा है, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। और फिर हम उससे फैसला करते हैं कि भाई वाकई इसके पास जेन्युइन रीजन था या उसका ट्रीटमेंट हमें कुछ और होना चाहिए। जेन्युइन रीजन था तो हमारे पास अभी आपसे आने से पहले मिस्टर एक्स थे, और कौन थे, अबू शाकिर थे, उनके सवालों का हम जवाब दे ही रहे थे। कोई ऐसा तो है नहीं। क्राइटेरिया है कि जेन्युइन रीजन क्या होता है, वो हमें पता चल जाता है, इतनी देर में हमें अंदाजा हो गया, आधा अंदाजा हो गया, आधा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। आपको ये अंदाजा हुआ कि अभी थोड़ी देर में अंदाजा मजीद हो जाएगा जब आप मजीद गुफ्तगू करेंगे। सवाल कर ले तो आप सही ठीक तो अच्छा एक बात बताएं, क्या आप म्यूचुअल डायलॉग में यकीन नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं ना? तो ठीक है, जब आप हमारे पास आए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, मिस्टर एक्स को हम जानते हैं, अबू शाकिर को जानते हैं, साल से आ रहे हैं, ठीक है। आप पहली मर्तबा, मेरे नॉलेज में नहीं, आप इससे पहले आए हैं, पहली मर्तबा आए, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे तो आप जानते हैं इसलिए मेरे पास आए हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। I would like to know who you are। अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, मुझे किसी ने बोला कि ये मुफ्ती साहब हैं। हाँ ठीक है, इतना तो जानते हैं ना, मैं मुफ्ती साहब हूँ, और इतना भी जानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और इतना भी जानते हैं कि इस्लाम का दिफा करता हूँ, ठीक है। इतना भी जानते हैं कि एथिज्म पर बात करता हूँ। ये सारी चीजें जो बुनियाद मोटी हैं, मजीद जानने की जरूरत नहीं है।
कि मेरा शजरा नसब जानने की जरूरत नहीं, नीदर आई एम इंटरेस्टेड कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम आपका ओरिजिनल है, आपके वालिद का नाम क्या है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। हम आइडियोलॉजीज पे बात करते हैं, आप मेरी आइडियोलॉजी से पहले से वाकिफ है ना, आई वुड लाइक टू नो कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है और क्यों है, ताकि मैं म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर, फेयर ग्राउंड के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। दैट्स द पॉइंट। ये मकसद नहीं है कि आपके सवालात से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सवालात ही का जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी जी जी। तो अब मुझे आप बताएं कि आपने जो इर्तिदाद इख्तियार किया, इल्हाद इख्तियार किया, क्यों किया? मैंने क्यों किया, मैंने थोड़ा सा डिटेल और कितना अरसा हुआ ये भी बताइएगा। मैं डिटेल में बता दिया फॉरम में। मैं राजा साहब और हारिस सुल्तान की डिबेट सुन रहा था, तो पहले अपोलोजेटिक मुस्लिम थे कि हम कहते थे कि नहीं मौलवी जो हैं ना वो गलत हैं, ये फिर जब डिबेट सुन ली तो उसके बाद फिर जाके स्टडी करा। जी। जब स्टडी करा तो जो टीन एज में एक सवाल आया था कि किताबें तो कोई भी लिख सकता है, खुदा तो कोई भी किताब। दोबारा बोले क्या सवाल आया? जी। सवाल ये आया जहन में, जो बताया जाता है, यानी कि 16 की एज में मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ था कि ये जो लिखा हुआ है, लिखे हुए से मानना है तो कोई भी लिख सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था, 99% मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। हम भी वही थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा था, बस हमने कहा चलो जाने दो, खैर अपने आप को मेंटल जिम्नास्टिक करके एक्सेप्ट कर लिया था कि यार कोई तो देखा जाएगा, खुदा से पहले खुदा को किसने बनाया, हम खुदा से। मुफ्ती साहब, इन्होंने एक क्लेम किया है इसमें कि 99% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। ये अपने बारे में कहें, दूसरों के बारे में ये क्लेम ना करें कि कितने % मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते तो इसका ये मतलब नहीं है कि 99% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। एक मिनट मैं जरा सा रोकता हूँ आपकी इनकी बात। आसिम भाई, मैं सोच रहा हूँ इनकी बात एक मुकम्मल सुन लें, वरना टॉपिक ना बदल जाए, फिर हम अपना जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जी भाई, 99 100 कह लें आप, मैं भी कुछ नहीं रोक रहा हूँ आपको, ठीक है। 100% नहीं पढ़ते, आगे बोले। एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी लोगों से मिला हूं, डजंट मैटर, आगे बोले। क्या रोक है, वी डोंट केयर, आगे बोले क्यों, फिर क्या हुआ? 99 नहीं पढ़ते, फिर क्या हुआ? नहीं पढ़ते तो वो समझते हैं कि मौलवी जो है ना वो गलत हैं, उनको गालियां देते हैं, ठीक है। हमारी तरह हम भी समझते थे कि यार मौलवी गलत बता रहेगा, जब खुद पढ़ता है तो बंदा पता चलता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं। तो बाद में फिर मेरे सूरह निसा की जो आयत है कि 434, तो उसमें जो है मारने का है, मतलब वो तो सिंपल सा रीजन समझ में आया कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस करने का है, मार से बाप कमजोर को सकते हैं, किसी ताकतवर को नहीं, ठीक है। औरत कमजोर है कि इसलिए मारा जाता है और कुछ नहीं है। कोई नबी वगैरह जो है सारे मर्द आते गए, औरतें आते गई, तो मर्दों का बनाया हुआ समझ में आया, और सिंपल सा था कि ये सारे मसले मसाइल हैं जो मैं मतलब अपनी मोरालिटी में जो मुझे समझ में आता है कि ये गलत है तो गलत है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इस बात पर ये हो गया था, मैंने कहा अगर से खुदा है तो पता चल जाएगा, खत्म हो गया बात। मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक ये नजर ना आए कि वाकई में कोई चीज है कि हाँ यार ये एविडेंस है जो रियलिटी है इससे ये मेल खाता, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी कुछ दावा करे तो एविडेंस किस चीज का चाहिए था आपको? सर खुदा का एविडेंस। तो अब मसला मोरालिटी नहीं है, मसला खुदा का एविडेंस है। जी सर, मोरालिटी मान लीजिए अगर वो खुदा जिसका एविडेंस आपको मिल जाए, वो खुदा नहीं है। मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर समझ सकूं आपको। वो खुदा जिसका एविडेंस आपको चाहिए, मान लीजिए वो एविडेंस मिल गया, ठीक है, पक्का ठक्का एविडेंस, और वो खुदा कह रहा है कि अपनी बीवी को दिन रात इतना बजाना है कि वो याद रखे, अब मानेंगे? मैंने आपको बात कंप्लीट कर रहा था वही कि मेरी मोरालिटी अगर से उससे बेहतर रहेगी तो वो खुदा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक एविडेंस मिल गया आपको, वो एविडेंस इतना डेफिनेटिव है कि आप उसका इनकार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो खुदा कह रहा है दिन रात पिलाई करनी है, ठीक है, इतना बजाना है कि सूझ जाए। अब क्या करेंगे ऐसा? सर जो अभी मेरे अंदर जो यानी कि मुझे जो मोरालिटी है कि जो एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर सच्चा खुदा भी होगा और वो कहे कि औरत को मारना हैगा, ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एविडेंस मसला नहीं है, मोरालिटी मसला है, क्योंकि वो खुदा हो नहीं सकता ना सर। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये आपने पहले से कैसे कर लिया? अभी तो एविडेंस मिला ही नहीं। मैंने थॉट प्रोसेस दिया आपको, ये तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया, थॉट प्रोसेस से ये पता चल गया कि मसला एविडेंस नहीं है, फिर मसला मोरालिटी है। सर मोरालिटी या तो आप कहें कि नहीं मसला एविडेंस है, मुझे एविडेंस नहीं मिला, तो फिर एविडेंस पे बात करते हैं, या फिर बात करेंगे मोरालिटी पे। आप दोनों चीजें मिक्स नहीं कर सकते। सर मोरालिटी पॉइंट बनाता, हर मुस्लिम का मोरालिटी पॉइंट बनता है एथियस्ट पर, यानी कि एथियस्ट तो नहीं होता है, एथियस्ट कहना गलत होता है, कंफ्यूजन में चले जाता है, लोग कहेंगे एथियस्ट हो गया, एथियस्ट नहीं होता, कंफ्यूज हो जाता है। तो बहरहाल आपका मसला एविडेंस है ही नहीं, आपका मसला है मोरालिटी। नहीं सर, लूप होल भी है, वही तो सवाल कर रहा था मैं आपसे।
मैंने आपने खुद ही कह दिया ना कि अगर मुझे एविडेंस ऐसा मिल भी जाएगा तब भी मैं ऐसे खुदा को नहीं मानूंगा, तो द इश्यू इज मोरालिटी। ये तो आपने पहले ही, इसको बोलते हैं नतीजे पर पहुंच जाना बगैर किसी दलील के। ठीक है, ये फैलेसी है, एक लॉजिकल फैलेसी है। ये आपको पता होना चाहिए कि अभी बगैर किसी दलील के आप नतीजे पे कैसे पहुंच गए। एक थॉट प्रोसेस में आपने पहले कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई किस बुनियाद क्यों नहीं हो सकता? अगर खुदा आपको नजर आ जाए और वो खुदा ऐसा हो कि जो जिसकी जो मर्जी हो, वो आपको किसी भी तरह का हुक्म दे सकता है, तो आप खुदा की मोरालिटी डिसाइड नहीं करेंगे, खुदा आपकी मोरालिटी डिसाइड करेगा। तो ये थॉट प्रोसेस में आप एक नतीजे पर पहुंचे, इसको लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। तो डू नॉट कमिट एनी लॉजिकल फैलेसी। अब हम आ जाते हैं मोरालिटी के ऊपर। ठीक है जी हाँ, तो आपने ये कहा कि सूरह निसा की आयत ने आपको बॉदर किया कि भाई ये तो मर्दों का बनाया हुआ एक रिलीजन है और इसमें औरतों के ऊपर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस की इसमें बात की गई है। ठीक है, ओके। अभी मेरी जो अबू शाकिर से मुख्तसर सी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने सुनी होगी। मैंने गौर नहीं करी, गौर नहीं किया, चलें ठीक है, अब से गौर से सुनिएगा। मैं आपसे एक अच्छा, जब मैं सवाल करता हूं ना तो मकसद ये होता है जवाब ही देना। यानी ये मत समझिए कि मैं आपको कोई कॉर्नर कर रहा हूं या मकसद आपको चुप कराना है। चुप कराना नहीं है, आपके सवाल का सही जवाब देना है और मेरी नीयत यही होती है। हाँ, जब मुझे मैं भाप लेता हूं कि अगला बंदा शरारती है तो फिर हमारी टोन भी बदल जाती है, हमारा अंदाज भी बदल जाता है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा कि बहुत ही, यानी हम गुफ्तगू जिस खुलूस के साथ कर रहे हैं उसी खुलूस के साथ। और अगर आपको ऐसा कुछ लगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्क्लेमर मेरे भाई। तो जिस खुलूस के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी उसी खुलूस के साथ उस गुफ्तगू को सुने या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, व्हाटएवर। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हर तरह के वायलेंस के आप खिलाफ हैं? डिपेंड करता सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सिचुएशंस में वायलेंस दुरुस्त भी है, कुछ सिचुएशन में। मैंने कहा ना सब्जेक्टिव है, ये हमारा अपना बनाया हुआ। हाँ, मैंने उसका मतलब सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है ना, कुछ सिचुएशन में वायलेंस दुरुस्त है। ओके, क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे बता सकते हैं कि जिसमें वायलेंस दुरुस्त हो और वो क्यों दुरुस्त है? मसलन अगर कोई शख्स हैगा, ठीक है, वो मेरे पर कुल्हाड़ी लेकर चढ़ा हुआ हैगा, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एबिलिटी, यानी कि मेरे पास सिर्फ वहां पर यही हैगा ऑप्शन कि मैं इसका जो हैगा, यानी कि या तो मैं इसको वायलेंस ही कर सकता हूँ फिजिकली जाकर, यानी कि उसके साथ, या तो सिंपल सा हैगा कि मैं अपने आप को मरवा दूं। अच्छा, यानी अगर कुल्हाड़ी लेकर कोई चला तो आप वायलेंस करेंगे। मान लीजिए अगर एक शख्स आपके घर में घुस जाए और वो चोरी की नियत से घुसा और वो आपके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर नहीं चढ़ा, उसका मकसद सिर्फ पैसे लेकर वहां से राह फरार इख्तियार कर जाना है, रफू चक्कर हो जाना है, आपकी आंख खुल गई, तो क्या आप उसको, और आपको मालूम है कि अगर मैं वायलेंस इख्तियार करूंगा हो सकता है मेरे पैसे बच जाएं, तो क्या आप वायलेंस इख्तियार कर सकते हैं? यहाँ नहीं सर, मैं रिटेलिएट उसी हिसाब से करूंगा जिस तरीके से वो क्राइम करेगा। यानी वो भी आप भी चोरी करेंगे? नहीं, आप समझे नहीं। मैंने सिर्फ ऐसा कहा कि अगर से वो चोरी करने आया, मिसाल के तौर पर अगर से चोर हैगा कि वो आया है कि यानी कि उसको पैसे चाहिए कि सोना चाहिएगा, उसलिए आएगा। एक चोर आया है खाने के लिए कि खाना चोरी करना है उसने। नहीं, वो पैसे चोरी करना आया भाई, खाना नहीं, पैसे चोरी करना आया। इतनी सिंपैथी ना दिखाए, वो पैसे चोरी करना आया है। अच्छा सर, पैसे चोरी करने आया है तो सर मैं उतना ही करूंगा कि वो दोबारा ये चीज ना कर सके। उसको बैठ के समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, मेरे भाई ये चोरी क्यों करते हो, ऐसा करेंगे। यानी अगर वो लेके पैसे फरार हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, उसकी काउंसलिंग शुरू कर देनी है। मैं रोकूंगा उसको, ठीक है, उसको रोकूंगा, ठीक है। रोकने के बाद जो तरीकेकार रहेगा कि पुलिस को कंप्लेन करने का, वो करूंगा। अच्छा ठीक, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने पुलिस को कंप्लेन किया, आपने खुद कुछ नहीं किया। अब बताएं, पुलिस को ये हक है कि वो उसको लॉकअप में डाल दे? जी बिल्कुल, उसके सुधारने के लिए जो कर सके वो करे। सुधारने के लिए जो कर सके, क्यों? पुलिस को क्यों हक है भाई? पुलिस को यूं हक है कि सुधारना है उसे, माशरे को बेहतर बनाना है, ठीक है। वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसी जगह रख रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा है कि जिसका काम लोगों को सुधारना है, जिसका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको वायलेंस का आप हक देते हैं? वायलेंस का हक
पहले समझ ले, वायलेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्टिव है भाई, वो मैंने मान लिया, दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ही बात से जो हम जो नतीजा निकाल रहे हैं वो ये कि अगर कोई सोसाइटी में, मुल्क में कोई ऐसा इदारा है कि जिसका काम सुधारना है लोगों को, करेक्शन, जिसे करेक्शन एजेंसी बोलते हैं बहुत से मुल्कों में, तो उनको वायलेंस का हक आप देते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। हाँ बिल्कुल, सब लोग मिलकर देते हैंगे, यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपका सोशल एग्रीमेंट होता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर आपने एक इदारे को, जैसे पुलिस है, इंटेलिजेंस है या करेक्शन एजेंसीज हैं, उनको हक दिया कि भाई तुम वायलेंस कर सकते हो। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए सर, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ जी, कि इनको जो आप हक देते हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको आप अनलिमिटेड वायलेंस का हक देते हैं, या उनको भी आप विद इन द लॉ जो है वो चेक करते हैं कि इनका यहाँ तक तो हक है, अगर इससे ज्यादा करेगा तो वो चोर के राइट्स को भी वायलेट कर रहा है? बिल्कुल कर, या आप बिल्कुल अनलिमिटेड दे देते हैं, यानी कि पुलिस है उसको क्या आप अनलिमिटेड राइट दे देते हैं कि वो जितना चाहे, जैसे चाहे वायलेंस इस्तेमाल करे, या आप कहते हैं नहीं सर, उसकी भी एक लिमिटेशन करते हैं, ऑल्दो कि अगर से वो काम कर रहा है जिस काम के लिए कहा गया है, ठीक है, वो उससे बढ़कर कुछ कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वही सजा नाफिज होती है जो काम गुड, यानी कि वो अपने लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाके वायलेंस को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाके अगर वो वायलेंस को इस्तेमाल कर रहा है, तो इवन चोर को भी ये राइट्स होना चाहिए कि वो उससे भी ऊपर के लीगल अथॉरिटी को वो कंप्लेन करे या वहां तक जाए। सर, जो आपका वहां पर सिस्टम होगा ना, उसी हिसाब से एक्ट करेगा। अगर आप मेरे बिल्कुल, मतलब जो सिस्टम होगा, मान लीजिए कि सही बात है, जी, तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि आपने ये मान लिया कि उसका भी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क जो है वो एजेंसी काम करेगी, और वो एजेंसी अगर अपने लीगल राइट्स के बियॉन्ड जा रही है, तो जो नीचे की एजेंसी, यानी कि जो नीचे के लोग हैं जिनके करेक्शन, जो कि खुद गलती पे हैं और उनकी करेक्शन होनी है, उनको भी ये राइट्स है कि वो उससे ऊपर की एजेंसी को जो है वो फिर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया मुझसे जी। हाँ जी, तो अब जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब हम ये कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर करेक्शन एजेंसी का जो इख्तियार है, करेक्शन का जो इख्तियार है, वो शोहर को मिला है विद इन सर्टेन लिमिटेशंस। एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं मिला, विद इन सर्टेन लिमिटेशंस, और जितना भी वायलेंस वो इख्तियार करेगा उसकी भी लिमिटेशन है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मिला है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं ऐड करूं, वो लिमिटेशन जो है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर लिखा हुआ हैगा, जो जहां से आ रही है मोरालिटी, सब हम मान रहे हैं, ये सारी चीजें मान के चल रहे हैं, जिस तरीके से जैसे आपने कहा ना कि भाई एजेंसी को, करेक्शन एजेंसी को इख्तियार है, उस इख्तियार को क्रॉस नहीं कर सकती, सर्टेन लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर शोहर को यह इख्तियार दिया गया कि विद इन सर्टेन लिमिटेशंस यू कैन एक्सरसाइज वायलेंस इफ नीडेड, कि अगर बीवी को करेक्ट करना है या बच्चों को करेक्ट करना है, ठीक है, ये इख्तियार दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। क्या आपको उससे प्रॉब्लम है? सर, मैंने आपको पहले कहा कि लिमिटेशन उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये सेकंड बात, हम आप ही की बात मान के चल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप मेरी बात सुने गौर से। मैंने इसीलिए कहा, मैं आपको से जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसका मकसद स्कोरिंग करना नहीं है, उसका मतलब है समझाना, थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देना, ताकि आप सब बातें सलीके से समझ भी सकें और रिस्पॉन्ड भी कर सकें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए आप उसको क्वेश्चन को डॉज ना करें। मैं ये कह रहा हूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर एक मर्द को और शौहर को इख्तियार दिया गया है विद इन लिमिटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है विद इन दीज लिमिटेशंस यू कैन एक्सरसाइज वायलेंस इफ नीडेड। आपको इससे प्रॉब्लम है या नहीं? सर, मेरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये राइट नहीं मिलेगा कि आप ही ये काम कर सकते हो। भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपका अपना, आप ये नहीं कह सकते मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट गलत है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो गलत। आप ये नहीं कह सकते, तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यार नहीं है, फिर डोंट से कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको आप देते हैं। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सब इक्वल लेंगे, क्या आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। एक आदमी अगर सोसाइटी के खिलाफ जा रहा है तो सोसाइटी उसको पनिश करेगी। सोसाइटी को हक है कि नहीं उसको पनिश करने का, एक आदमी को?
दुनिया में बहुत सारी सोसाइटी होती है, अगर से कोई सोसाइटी ऐसा लॉ एक्सेप्ट करती है कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसी को ही आप कह रहे हैं कि भैया तुम दूसरी वाली पे तुम ये सारा काम कर सकते हो, सारी अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, सारी आप वायलेंस आप कर सकते हो, तो मैं ठीक है ठीक है। अभी एक पॉइंट जो आसिम भाई ने ऐड किया मैं उसको लेकर आता हूं। आपने ये कहा कि करेक्शन एजेंसी एक कम्युनिटी है, उसको इख्तियार है, जो उस करेक्शन एजेंसी का हिस्सा होगा सिर्फ उसी को इख्तियार होगा कि वो वायलेंस विद इन सर्टेन लिमिटेशन वो ऑब्जर्व करे या वायलेंस करे। अगर उसने उस लिमिटेशन को क्रॉस किया तो जिसके ऊपर वायलेंस हो रहा है वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, लेकिन उस करेक्शन एजेंसी में ही रहकर आप वायलेंस कर सकते हैं। तो ये भी तो एक सर्टेन कम्युनिटी है ना सर। देखे कम्युनिटी सिंपल सा कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक जॉब दे रहे हैं कि भैया आप जो है ना आप वायलेंस करेंगे करेक्शन करने के लिए, दूसरी वाली कम्युनिटी के कहते हैं आप नहीं कर सकते, आप हैं सिर्फ सजा खाने के लिए। अगर जो दूसरी कम्युनिटी है जिनको आपने ये कहा कि आपका करेक्शन किया जाएगा, और जो करेक्शन वाली है जिनको जो करेक्शन कम्युनिटी में जो लोग हैं वो करेक्शन करने वाले हैं, कोई ना कोई क्वालिटी देख कर तो आप उसमें लेकर आएंगे ना उनको। मसलन थीव्स को आप करेक्शन एजेंसी में नहीं लेकर आएंगे। अगर आप ये कहें कि भाई ये क्या बात हुई, सारे चोरों को ही करेक्ट किया जा रहा है, पुलिस वालों को क्यों नहीं करेक्ट किया जा रहा? भाई पुलिस वाले करेक्ट करने के लिए, चोर करेक्ट होने के लिए, ऑब्वियसली बात है। सर पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात आ रही है, घूम फिर कर जहां पर बात कह रहे हैं ना आप, हाँ तो चोर भी तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, चोर करप्ट लोग ये सारे के सारे पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना। अच्छा आपकी जो वहां पर कम्युनिटी है कि जिसको आप कह रहे हैं कि इसके पास अथॉरिटी है कि ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है कि वो आपके मुताबिक क्या है कि वो दूसरे वाले से जो आप कह रहे हैं कि बेहतर है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा। उसमें एक मसलन क्वालिटी भी हो सकती है कि जो जिनको वायलेंस इख्तियार करना है वो फिजिकली फिट हो वायलेंस के लिए। ठीक है, आपके अगर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप कह रहे हैं कि ये वायलेंस इख्तियार कर सकती है जी, और दूसरी वाले को कह रहे हैं कि तुम तो अहल ही नहीं हो इसके, तुम तो सिर्फ लाते घुसे खाने के लिए हो कि तुम्हारे पास वायलेंस हो, तुम गलत काम करो। तो सर मैं आपसे सिंपल से ये पूछ रहा हूँ कि वो कम्युनिटी जो है कि क्या वो क्वालिफाई नहीं कर सकती उसके लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर वो फिजिकली और रैशनली फिट हो जाए तो कर सकती है, कर सकती है ना। तो सर दुनिया में फिजिकली, मेरी बात लीजिए, अगर फिजिकली रैशनली फिट हो जाए तो कर सकती है। जी 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 बिल्कुल जी मुसब मैं बहुत सारी दुनिया में सर मैं बात कर जी आपका ये पॉइंट जो अटक गया, मैं थोड़ा इसको और वाज़ेह कर दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी मैं आपसे ये देखें, ये जो यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट होता है, जो एक्सरसाइज होते हैं ना जो करेक्शन के या लीगल मैटर्स, आप उसमें ये मानते हैं कि नहीं कि वो हायरार्की में एक्सरसाइज होते हैं? मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि एक नीचे बंदा है, ठीक है, और उसने अपने किसी ऊपर वाले को जो है वो करप्शन करते देखा है, तो क्या वो एट द सेम टाइम उसी वक्त जो है क्या उसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है अपने ऊपर वाले बंदे पे? या आपके भी जो सिस्टम में रह रहे हैं, लीगल सिस्टम में, उसमें ये होता है कि नीचे वाला बंदा जाके रिपोर्ट करेगा कि भाई अपने एविडेंसेस के बेस पे वो रिपोर्ट करेगा, वो खुद एक्शन नहीं लेगा? ये होता है, या ये होता है कि आपके यहाँ कि अगर ऊपर वाला बंदा गलत कर रहा है, हायरार्की में वो ऊपर है, यानी कि जो एक पूरा सिस्टम होता है, आप एक सोसाइटी में रह रहे होंगे, वो सोसाइटी हायरार्किकल होगी ना, वो विदाउट हायरार्की तो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी सिस्टम में हायरार्की होता है। सर हायरार्की आप बनाते हैंगे सिस्टम को एक्ट करने के लिए। नहीं आप अच्छा बताएं, आपका जो सिस्टम है, आप जिस सिस्टम को ओन करते हैं उसमें हायरार्की है या नहीं है? चलें ठीक है, हम बनाते, हमारे सिस्टम को भी आप छोड़ दें, आप अपने सिस्टम की बात करें कि आप जिस सिस्टम में रहते हैं, जिस सिस्टम को मानते हैं, वहाँ हायरार्की है या नहीं है? सर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा, उसमें कोई कम्युनिटी जो है ना, कोई जो इस अभी उसको हम कम्युनिटी अब देखेंगे ना, अभी देखेंगे। मैं कहता हूं आसिम भाई लेट्स टॉक अबाउट हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? चूंकि अब अगर हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानता नहीं हूं, क्योंकि उनके जहन में एक खास सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो लेट्स पुट योर, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि ये अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताएं कि ये जो सोसाइटी में रहते हैं उसमें हायरार्की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? सर मेरा पहला ये कि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मैं समझता हूँ, ठीक है, वो करेक्ट भी हो सकता है। अगर वो गलत है आप बता दीजिएगा सर, मैं करेक्ट कर लूंगा। हाँ वो अपना प्रेजेंट तो करें, क्या है जी? मेरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो मर्द है औरत है वो इक्वल है, किसी का भी फैसला इस बुनियाद पे नहीं है कि वो जानदार रहेगा,
जी कि उसकी जान ज्यादा हैगी तो वो उसके ऊपर जो है वायलेंस कर सकता है। अगर सो ठीक। औरत क्वालिफाई करती है, अगर सब मर्द कोई गलत काम करता है तो औरत भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकती है वही इम्प्लीमेंटेशन जो ठीक। मर्द कर रहा है, क्योंकि जी। इक्वालिटी हैगी। अब रही बात कि आप कहें कि भैया वो जो हैगी वो कमजोर हैगी तो मर्द ही मार सकता हैगा, तो सर माजरत ये मतलब चले आपका आगे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, ये आप जेंडर के बजाय ना, अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट देता हूँ आपकी सोसाइटी का ही। आपके सोसाइटी में अथॉरिटी की हायरार्की है या सिर्फ जेंडर ही एग्जिस्ट करते हैं और कोई दूसरी एस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता? जेंडर के अलावा कोई दूसरा एस्पेक्ट है ही नहीं आपकी सोसाइटी में, सिर्फ जेंडर ही एग्जिस्ट करते हैं? सर मोरालिटी जो आप कह रहे हैं कि मोरालिटी नहीं, मैं क्या आपसे लीगल फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी सोसाइटी के अंदर जो समझे अथॉरिटेटिव हायरार्की है, अथॉरिटी की हायरार्की है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? जी सर बिल्कुल करती है, वो हम में से ही आते हैं। करती है, गुड करती है। तो जो अथॉरिटी में जो हायरार्की में ऊपर है उसके पास ये राइट्स है या नहीं है कि वो अपने से नीचे वाले के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है? सर जो क्राइम करेगा नीचे वाले का मतलब नहीं है, वो ऊपर वाले के ऊपर भी एक्शन ले सकता है लीगल फ्रेमवर्क। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आप इस बात को कंफर्म करें कि जो ऊपर वाला है हायरार्की में वो अपने से नीचे वाले को, मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल है आप अगर से जितने भी सिस्टम है दुनिया में वहां पर लोअर रैंक का ऑफिसर भी अपने से अपर वाले की कंप्लेन कर सकता है। अगर कंप्लेन कर सकता है, दैट इज द थिंग, कंप्लेन कर सकता है। हम उस पॉइंट पे आएंगे, कंप्लेन वाले पॉइंट पे आएंगे, वो बात की बात है। मैं अभी एक्शन लेने की बात कर रहा हूँ, कंप्लेन करने की नहीं। कि जो हायरार्की में ऊपर है वो नीचे वाले पे डायरेक्ट एक्शन लेके नोटिस उसको दे सकता है कि भाई तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नोटिस दी जाती है, 15 दिन में तुम करेक्ट हो जाओ वरना ये एक्शन होगा, ऐसे वैसे कुछ भी वो यानी कि लीगल नोटिस इशू कर सकता है वो। लेकिन नीचे वाला क्या, नीचे वाला अगर किसी को, क्या कह रहे हैं सर, एक्शन भी कर सकता है, मसलन यानी नीचे वाला बंदा, यानी कि जो अथॉरिटी में हायरार्की में नीचे है, जो अथॉरिटी में हायरार्की में नीचे है, वो अपने ऊपर वाले को नोटिस वो जारी कर सकता है। जी, एक्शन भी ले सकता है सर। एक एग्जांपल दे दुनिया के एक लीगल, आप दुनिया के एक लीगल फ्रेमवर्क का एग्जांपल दे जहां नीचे वाला जो है वो अपने से ऊपर वाले के ऊपर एक्शन लेता है। आप एक एग्जांपल दे दुनिया की। सर दुनिया भर में जितनी भी अदालतें हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती हैं या नहीं? कोई जरूरी नहीं है। किसने कह दिया आपसे? मैंने कहा अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं। किसने कह दिया आपसे? दुनिया में बहुत सी अदालतें हैं कि वो नहीं आती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। नहीं आती, बिल्कुल नहीं। जो आपको लिबरल स्टेट का पता नहीं है। जुडिशरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट पावर होती है लिबरल स्टेट में। जी जी, लिबरल स्टेट की आपको मतलब अब मुझे पॉलिटी भी पढ़ानी पड़ेगी कि उसमें जो है वो 3 अलग अलग उनके इदारे होते हैं, इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, और इन तीनों का जहां एक तरफ जो है एक साथ काम हार्मोनाइजेशन भी होता है, दूसरी तरफ वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जुडिशरी अलग होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट अलग होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हायरार्की नहीं होती। हायरार्की होती है क्योंकि कुछ मामलों में जहां वो विद इन द लॉ जो है वो डिफाइन होती है। आसिम भाई, इनको बेसिक्स नहीं पता, लिटरली बेसिक्स नहीं पता है। तो मसला ये है कि लीगल फ्रेमवर्क, लीगल यानी कि लीगल चीजें काम कैसे करती है ये लोगों ने मतलब समझते नहीं और सीधा लेकर आ जाते हैं कि इस्लाम में ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप जो है वो गलत हूँ, मुझे नहीं पता सर, मैं कहता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं गलत हूँ। हाँ, तो ये आप कहिए, ये आपका सवाल, मेरा सवाल बात है कि एक लोअर रैंक का ऑफिसर हायर रैंक के ऑफिसर को पनिश नहीं कर सकता, वो उससे हायर रैंक पर जाकर कंप्लेन कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता है। ओके, उसकी कोई एग्जांपल दुनिया में नहीं मिलती कि लोअर रैंक ने हायर रैंक को पनिश कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। हायरार्की का मतलब ये होता है। अच्छा सर, पुलिसमैन जो होते हैं वो अंडर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के? अब वो छोड़ दीजिए उसको, हम आपको पॉलिटिक्स पढ़ाने नहीं बैठे यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर रेप कर रहा है किसी और भाई, लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। जो आपने जेंडर इक्वालिटी की बात की है, ठीक है, असल आपका मसला ये है कि भाई दोनों जेंडर इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल है सर? आपने दावा किया ना सर, क्यों इक्वल है भाई, तो आप बताएंगे ना सर। वो तो हमें नजर आता है कि 2 बच्चे पैदा होते हैं मतलब यानी इक्वल, हम यहाँ पे पूछने का मतलब है कि इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। हाँ, मतलब हमारे पूछने का मतलब है इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो जो भी है, इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्यों?
डाइवर्सिटी होती है। भाई क्यों, मैंने सिंपल सा सवाल किया कि दोनों हर चीज में क्यों इक्वल हैं, इसकी क्या दलील है? सर मैंने तो कहा ही नहीं है हर चीज में इक्वल है। अच्छा, किस चीज में इनइक्वल है? सर आप जो पनिशमेंट रखते हैं ना, उसके लिए वो बिल्कुल यानी कि इक्वल है। एक मिनट, पहले हम ये साबित करेंगे कि दोनों हर चीज में इक्वल है, ताकि अपनी जिम्मेदारियों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में भी इक्वल हो। पहले ये साबित करना पड़ेगा। तो आप ये बताएं कि दोनों जेंडर हर चीज में इक्वल है, और इक्वल है तो क्यों है, और नहीं है तो किन चीजों में नहीं है और क्यों नहीं है? सर मैंने कहा तो आपको अभी बोला कि जो दोनों जो है एक ही तरीके से पैदा होते हैं, दोनों एक ही तरीके से पैदा होते हैं, ठीक है, दोनों को तकलीफ होती है, दोनों को तकलीफ होती है, सही, दोनों को धोखे में बुरा लगता है इक्वली, सही, दोनों को बेवफाई का दुख होता है, सही। तो इसलिए साबित ये हुआ कि तमाम चीजों में दोनों इक्वल है, राइट? जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, तमाम चीजों में नहीं है। अरे अभी तो कह रहे जी 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 कह रहे तमाम चीजों में नहीं है। जो आपने बात कही उस पे कह रहा हूँ, आप तमाम चीजों पे कह रहे हैं, तमाम चीजों पे डिफरेंस आते हैं। मसलन अच्छा, किन चीजों में डिफरेंस है? सर मसलन जैसे कि अगर से मैं एवरेज मर्द हूँ, ठीक है, मेरी जो जान हैगी उसके मुताबिक मैं समझूंगा कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसी औरतें हैं जो मुझसे ज्यादा जानदार हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही भाई, हो सकता है आप निहायत कमजोर इंसान हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दो जेंडर किन चीजों में इक्वल नहीं है? किन चीजों पर इक्वल नहीं है? आप पहले कह रहे थे कि इक्वल है, आप कह रहे हैं कि इक्वल नहीं है। आपने कहा ना, आपने खुद ही कहा कि उन्हें सारी चीजों में इक्वल नहीं है, कुछ चीजों में इक्वल है, कुछ चीजों में नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं किन चीजों में नहीं है, या तो कहिए कि सारी चीजों में इक्वल है, एंड स्टिक टू दैट पॉइंट। जी जी सर बिल्कुल। जनरलाइज बात करी जाए कि जो कमजोर होंगी, मतलब यानी कि फिजिकली जो है औरतें जो होती है, आपको लग रहा है सवाल समझ नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सवाल है। आपका स्टैंड क्या है मेरे भाई सुन लें, आपका स्टैंड क्या है, बहुत क्लियर, कि औरत और मर्द जो है वो तमाम चीजों में इक्वल है। अगर आपका ये स्टैंड है तो ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। अगर आपका ये स्टैंड है कि नहीं, तमाम चीजों में इक्वल नहीं है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3-4 वो चीजें बता दे जिसमें वो इक्वल नहीं है। जी सर मैंने पहले बताया आपको कि फिजिकली वो इक्वल नहीं है, फिजिकली इक्वल नहीं है, ओके। और इसके अलावा कुछ बाकी जो 5000 ईयर्स से जो आपने यानी कि डिप्रेस करके रखा हुआ है औरतों को, जी, 5 ईयर से जी, तो उसके मुताबिक उनका एक्सपोजर, उनका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं होता जैसा मर्द का होता है। अच्छा, तो यानी उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि एक 17 साल 350 दिन का लड़का और 18 साल की लड़की दोनों इक्वल हैं या नहीं? नहीं। क्यों? छोटे बड़े हो गए ना सर। 10 दिन का ही तो फर्क है। 10 दिन में ऐसे कौन से कमाल हो जाएगा? 10 दिन का फर्क है। बात ये भी होता है ना, एक्सपीरियंस कितना है। मसलन ये कि 10 दिन में, एक मिनट, 10 दिन में आपका क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा? आप पहले ये बताएं। आप नहीं, मैंने जो पूछा वो बताइए, 10 दिन में ऐसा क्या होने वाला है? आप सवाल रिपीट करें अपना। एक लड़की या लड़का 17 साल 350 दिन का है, ठीक है, और लड़की मसलन वो 18 साल की है। दोनों में फर्क है या नहीं है? और दोनों अगर इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर एज का फर्क है। नहीं, 10 दिन का फर्क है मेरे भाई। 10 दिन में क्या होगा? ऐसा क्या हो जाएगा 10 दिन में? 10 दिन का यानी अगले 10 दिन में ऐसा क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा? आप जो बराबरी पूछ रहे हैं, आप किस चीज की बराबरी पूछ रहे हैं, ये बताइए। किसी भी चीज में बताएं कि मसलन वोटिंग राइट है, मसलन वोटिंग राइट है, या शादी करने का हक है, इन चीजों का हक है या नहीं? सर वोटिंग राइट अगर से 18 हैगी या 17 हैगी, जो भी एज है, जो उस पे पहले पहुंचेगा वो जो हैगा, यानी कि जो पहले पहुंच रहा है वो राइट वोट करेगा, तो उसका राइट हैगा। मिसाल के तौर पर 10 दिन बाद इलेक्शन है और एक लड़का है जो 17 साल 350 दिन का है, 10 दिन बाद इलेक्शन है, और एक लड़की है वो 18 साल की है, तो आपने 18 साल वाली को तो वोटिंग राइट दे दिया। अब इलेक्शन चूंकि 10 दिन के बाद वो 18 साल का होगा लड़का, और अभी 18 साल का होने में 10 दिन बाकी है, इलेक्शन आज है, आप उसको वोटिंग राइट नहीं दे रहे, तो 10 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? कितनी मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी, कितनी रैशनैलिटी आ जाएगी?
सर लोगों की लम्हों में मेच्योरिटी जो होती है आ जाती है कि 1 घंटे में आ जाती है, 2 घंटे में भी आ जाती है, और लोगों की सालों में भी नहीं आती है। पहला तो ये, ठीक है। लेकिन जो जनरलाइज बात है कि हम एक टाइम पीरियड रखते हैं, इस टाइम तक जो है कि मेच्योरिटी आ जाती है, एक क्राइटेरिया आपने खींच दिया होता है। अच्छा, तो सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए आप इसमें बहस कर सकते हैं कि भैया सिस्टम में आप चेक भी कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इंसान के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सोसाइटी ने सोशल कंस्ट्रक्ट ये हुआ, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि 18 साल से एक दिन पहले भी एक बंदे को हम इमेच्योर मानेंगे, अगले दिन मेच्योर मानेंगे, सिस्टम चलाने के लिए। सर बिल्कुल, फॉर वॉट एवर रीजन, सिस्टम चलाने के लिए जो भी है, ये ऐसा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सर अगर मैं नहीं समझता कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रैशनल है। मैं तो कह रहा हूँ वैसे नहीं हो सकता, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिंपल। तो ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब आप देखें कि जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप जेंडर की बुनियाद पर दुरुस्त करार दे रहे हैं, उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन के एज के डिफरेंस से इनइक्वालिटी कितनी जबरदस्त है कि आप वोट नहीं दे सकते। What happened to your equality? के मुताबिक नहीं कहूंगा मैं, तो What happened to your equality now? सर बहस नहीं है, मैं तो सिंपल सा अगर से मेच्योरिटी की जो इंसान समझता है, जितनी रिसर्च है उस मुताबिक तो सिंपल सा अगर से किसी इंसान को आपको चेक करना हो कि भैया मेच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग किस सूरत में होना चाहिए, आप उसका कंप्यूटराइज टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो इंसान समझ पाएगा। लेकिन हम उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल देंगे, उसको कहेंगे ये बेस्ट नहीं है, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। सर What I'm trying to say कि आप इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जो लिबरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं, और उसमें इनइक्वालिटी अपनी उरूज पर है, महज एक दिन के फर्क। सर वो मजहबी कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर है। तो बताया ना, एक दिन के फर्क से एक बंदा वोट नहीं दे सकता, एक दिन के फर्क से, सर ये कैसे बेहतर है? सर जनरली पीपल जो होंगे ना, एक दिन के डिफरेंस से इतना माइंड नहीं करते चीजों को, जितना पिटने पे करते हैं कि भैया मेरे को मारा जाएगा क्योंकि इससे मैं वीकर हूं इसलिए। तो ये असल में क्या है कि आपने अपने जहन में एक चीज बिठा ली कि नहीं, ये असल में मारने वाली बात। असल बात ये है कि हम इक्वालिटी के ऊपर बात करें, कि जिस इक्वालिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दिया करें, वरना तो कोई फायदा नहीं है बात करने का। जिस इक्वालिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं और जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट और निजाम की बुनियाद पर कर रहे हैं, वो निजाम खुद इनइक्वालिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। और घंटों के एतबार से, अब मैं दिन भी नहीं, 1 घंटे बाद अगर 12 बजेंगे और बंदा 18 साल का होगा, अगर 1 घंटे पहले इलेक्शन हो रहा है, तो आप वोट नहीं दे सकते। आप अपनी शादी का हक, हक जो आपको शादी का है, आप उसको इख्तियार नहीं कर सकते, उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते 1 घंटे के फर्क से। तो इनइक्वालिटी तो ये है। अच्छा, अब आ जाए, लेट मी एक्सप्लेन नाउ, इनफ हो गई कॉन्वर्सेशन। आपने कंक्लूड कर दिया, मेरे रिमार्क्स तो सुने नहीं, अब सुनने भी नहीं है, मैं अपनी बात कर लूं ताकि हमें अगले कॉर्नर्स भी हैं। अब आ जाते हैं हम डोमेस्टिक सवाल ले नहीं, मेरे भाई अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ऐसे अच्छी बात भाई म्यूट करें, म्यूट, हमें अपनी बात भी तो करनी है। तो अब आ जाते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, कि जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, वो दरअसल वायलेंस है ही नहीं। ये आपकी टर्म है कि जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस कह रहे हैं, ये आपकी टर्म है। हम आपकी टर्मिनोलॉजी इख्तियार करने के पाबंद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हस्बैंड को उसकी फिजिकल और उसकी साइकोलॉजिकली जो उसकी एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज की बुनियाद पर एक शोहर को ये राइट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामने रखते हुए कि उसको करेक्शन का हक है, और उस करेक्शन के लिए इन सर्टेन सिनेरियोज, मैंने अभी अबू शाकिर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन में उसको यह हक है कि बजाय इसके कि वो पुलिस में, बजाय इसके कि वो अदालत में केस को रिपोर्ट करे, अगर वो अपनी फैमिली के सतह पर स्टेज बाय स्टेज चलते हुए अपनी फैमिली को बचा ले और वायलेंस का जो लाइटेस्ट मोड है उसको इख्तियार करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये इस्लामिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूं मैं। जाहिर है कि अगर लिबरल लॉ में, मसलन आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर ये करना भी उसमें आता है, बैटरी जिसको बोलते हैं या इसको वायलेंस कहते हैं, अगर ये करना भी वायलेंस में आता है, तो फिर शौहर को ये हक नहीं होगा कि वो अपनी बीवी को इस तरह भी करे, ये भी फिर जायज नहीं होगा। तो ये आपके सामने हमने बात रख दी है, आपको कबूल करनी है करें, ना करनी हो वो आपकी मर्जी है। जी, बाकी लोगों ने देख ही लिया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी। जी, गो अहेड।
जी, इसमें एक पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा समझना होगा कि जो स्टेट नेचर है ना, यानी इस्लामी जो सोसाइटी है, स्टेट है, उसका नेचर क्या है, और लिबरल जो स्टेट है, सोसाइटी है, उसका नेचर क्या है। लिबरल स्टेट और सोसाइटी के अंदर जो सारी अथॉरिटी है, जो सारा पावर है, वो सिर्फ स्टेट को दिया गया है। ठीक है, इस्लाम जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखता है, तो इसलिए देखेंगे कि इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक स्टेट जो है वो पावर को कई सतह पे, अथॉरिटी को कई सतह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और पावर को बांट देता है ताकि वो स्मूथली रन करे और सारा बर्डन जो है वो यह सारा पावर जो है वो स्टेट के पास इस तरह से एक्यूमुलेट नहीं हो जाए कि जो इंडिविजुअल्स है उसको स्टेट जैसे चाहे उस तरीके से जो है वो उसका इनके एक्सप्लॉइटेशन कर ले। तो इस वजह से अभी देखेंगे लिबरल स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल है उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ईजी है बनिस्बत एक इस्लामी सोसाइटी या इस्लामिक स्टेट के, कि वहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और स्टेट ये करती है कि भाई आप अपनी निचली सतहों पे जो है वो चीज़ों को हल करें और वहाँ से जो है खास करके फैमिली को यानी कि खानदान को बहुत मजबूत किया जाता है इस्लामिक सिस्टम में, और लिबरल सिस्टम में तो खानदान वानदान को चाहिए नहीं। असल बात यही है कि लिबरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फैमिली आखिर में आती है, फैमिली का कोई वजूद नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप होना चाहे रहे फैमिली में, नहीं कोई बात नहीं। इस्लाम में फैमिली को प्रायोरिटाइज किया गया और फैमिली को बचाने के जितने तरीके हैं पॉसिबल उनको लीगलाइज भी किया गया और उनको एक्टिव भी बनाया गया। उनमें एक तरीका यह भी है कि हायरार्की फैमिली में रखी गई है। लिबरल स्टेट में चूंकि स्टेट में हायरार्की है तो अब फैमिली में हायरार्की नहीं रखी गई, तो ये दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू हैं। अब हमारे इमेजिनरी भाई क्या करते हैं, वो एक वर्ल्ड व्यू को कहते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, क्यों? जो कि परवरिश उसी वर्ल्ड व्यू में हुई है, और दूसरे वर्ल्ड व्यू के ऊपर आकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये फेयर ग्राउंड नहीं है कि जी इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस है। आप ये देखें कि आप किस वर्ल्ड व्यू से बात कर रहे हैं, कंपैरिजन वर्ल्ड व्यू टू वर्ल्ड व्यू होगा, ना कि केस टू केस। जी हाँ, चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मैं लेने लग रहा हूँ हिंदू को, उसके बाद विनोद, उसके बाद इंटरनल सोल। जी हिंदू साहब। हेलो सर। जी भाई। मैं एक बुक को देखा था, लेटर्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद बोल के है, ये क्या अथॉरिटेटिव बुक है? ऐसा बुक, ऐसा लेटर्स? आवाज से नहीं है क्या? कौन सी किताब? द लेटर्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद टू द किंग्स ऑफ बियॉन्ड सऊदी अरेबिया। बुक का टाइटल है पता नहीं क्या भाई, आपको आवाज समझ में आया? लेटर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की कोई बुक है। द लेटर्स ऑफ कौन सी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द मैटर्स द लेटर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, किसकी लिखी हुई है? नहीं, वो खुद लिखा है ना लेटर्स, उसका कंपाइल्ड फॉर्म में एक बुक पब्लिश हुआ है, अमेज़न में मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये ऑथेंटिक लेटर्स है या नहीं है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी लिखी हुई है, जब तक कि वो मेरे सामने ना हो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हाँ ये बात है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लेटर्स लिखे हैं और ये लेटर्स हदीस की बहुत सी किताबों में है। इनफैक्ट एक ओरिजिनल लेटर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का पार्चमेंट है उसी पर लिखा हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो लिखते नहीं थे, सेक्रेटरीज लिखते थे। तो आपके दौर का जो लेटर है वो मैंने खुद देखा है, ठीक है? तो बाकायदा साइंटिफिकली इट्स प्रूवन के ये 1400 इयर्स ओल्ड है, और ये जहां भेजा गया था उसी एरिया में मैंने देखा है, वहां के म्यूजियम में। ये लेटर रखा हुआ है जॉर्डन में, और जॉर्डन की रॉयल फैमिली के पास है, उनका पर्सनल म्यूजियम है। उस म्यूजियम में मैं गया और उसमें वो लेटर मौजूद है। ओके, सो ये बुक ले सकते हैं क्या? कैन यू बाय दिस बुक? 7 लेटर्स है इस पे, सो ऑल 7 लेटर्स आर ऑथेंटिक? नो, आई डोंट नो, मैं जब तक ये किताब नहीं देखूंगा तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, हमारे साथ हैं, नाम चेंज कर दिया शायद अब ये भी, विनोद साहब। जी विनोद भाई। विनोद सर, कैसे हैं आप? बावेजा। जी भाई। हाँ वाजिद साहब नमस्कार। आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर हमारे यहाँ ना बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं आजकल। अच्छा जी। आप भी देखते ही होंगे? ना, हम तो नहीं देखते। नहीं, आप देखते नहीं हो शायद, पता तो होगा ही आपको। मतलब फिर क्या करना है?
सर वो बहुत सारी ना बातें गलत सलत बताते हैं, उनके बारे में कुछ आपसे पूछना था, आप बता सकते हो? बस जो गलत सलत बताते हैं वहां फिर देखना ही क्या, जब आपको पता ही है गलत सलत है तो क्यों मुतासिर होना। नहीं सर, उसके बारे में आप कुछ रोशनी तो डाल ही सकते हो ना, बता ही तो सकते हो ना कि भाई वो गलत रोशनी बता रोशनी रहे तो हैं, आपने सही डाल बता दी ना कि गलत सलत बातें बता रहे हैं, रोशनी डल गई, बात ही गलत है। तो अब गलत बात की सर क्या जैसे वो जस्टिफिकेशन? जैसे वो बोलते हैं SWA के बारे में कि वो नहीं, अपने पिता मैं के, ये पूछ रहा हूँ कि आपने खुद ही बोला गलत सलत, तो वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सर वो सुनने में तो गलत लगती है, पर आप लोग उसके लिए उसको क्लियर तो कर ही सकते हो ना। ये जरूरत ही नहीं ना कि जो चीज गलत बोली जा रही है उसको क्यों क्लियर करना, हमारी जिम्मेदारी कोई है कि दुनिया में जहां भी गलत बोला जा रहा हूं उसको क्लियर करें। जैसे वो बोलते हैं कि मोहम्मद साहब अपने फादर की मौत के 2 साल बाद पैदा हुए थे। अब देखो ये भी गलत ही है। इसके ऊपर हमारे उसमें से किसी ने वीडियो बनाई थी, एक किसने बनाई थी कुछ दिन पहले, वो बनाई थी गालिबन मौलाना उमेर साहब ने। तो अब आजकल वो एक्टिव नहीं है, लेकिन बड़ी तफसील से वो वीडियो बनाई थी। तो वो गलत बोलते हैं भाई, क्लियरिफिकेशन हो गया, बात खत्म जी। और वो हदीस या आयतें भी तो बताते हैं ना सर उसमें। नहीं, गलत बताते हैं ना, ऐसी कोई आयत नहीं है, एक आयत बता दो, चैलेंज। सर देखो, अच्छा हजरत, इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने एक बात कही है कि वो ऐसा बोलते हैं कि 2 साल बाद इंतकाल। हाँ, मैंने सुना है, मैंने ये भी तो देखा है कि जो धृतराष्ट्र वगैरह के पिता थे, ये उनकी मौत के बाद पैदा हुए हैं और कई टाइम बाद पैदा हुए हैं, कौरवों के और पांडवों के जो वंशज थे। सर देखो उस बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा ना। नहीं, क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाना चाहिए ना। बताओ आप उधर की गलत बात सुन रहे तो हमारी भी गलत बात सुन ले। नहीं सुनो सर, आप दोबारा पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। हाँ जी। देखो महाभारत में जो कौरव और पांडवों का वंश है, जैसे धृतराष्ट्र वगैरह और पांडव के जो पिता हैं, ये बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे और ये बहुत बाद में पैदा हुए। बहुत पहले तो एक्सपायर हो गए थे। हाँ, जो इनके असल मतलब इनकी माता के जो पति थे, इनकी जो माता के पति थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, लेकिन ये बहुत बाद में पैदा हुए। नहीं सर, धृतराष्ट्र के जीते ही पैदा हुए थे 100 के 100 बच्चे। अरे वो तो घड़े से पैदा हुए थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं धृतराष्ट्र नहीं सर, घड़े से नहीं हुए थे। की बात कर रहा हूँ। अरे मैं धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे ना। हाँ जी। इनके पिता एक्सपायर हो गए थे, ये कैसे पैदा हो गए फिर? ना, कहीं नहीं एक्सपायर हुए थे। अच्छा, हाँ, पता ही नहीं फिर आपको, देखे पता ही नहीं है आपको। नहीं, वो जो आप कहना चाह रहे हो व्यास ने जो किया था वो तो किताबों में लिखा हुआ है ना। नहीं, उसमें कुछ छुपा, अरे सुनो सर, उसमें कुछ छुपाया थोड़ी उन्होंने। हाँ, तो पिता नहीं है ना उनके, वो उनके असल जो पिता थे जिससे उनकी माँ की विवाह हुआ था, वो मर गए थे पहले। वेद व्यास जी ने कई बार से आके जो है वो फिर वो पता नहीं क्या नियोग वगैरह हो मामला होता है। असल चीजें ये हैं जानने वाली, जो सच है। किसी को बंद कर लीजिए, किसी की बैकग्राउंड। हाँ, पीछे से कोई डोमेस्टिक वायलेंस की आवाज सी आ रही है। अच्छा, ये आमिर हक ने सुना है कि इस मौजू पर कोई स्ट्रीम किए, तो उसका लिंक कोई साहब डाल दें ताकि हमारे भाई जो गलत सलत बातें सुनकर आ रहे हैं उनकी गलतियां सलतियां में बदलें। आगे बढ़ते हमारे साथ। चले भाई आगे, चले भाई। इटर्नल सोल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? सलाम जी भाई, आ रही है। देखिए क्वेश्चन तो मैं कोई दूसरा लेके आया था, लेकिन इतना सारा वायलेंस से रिलेटेड आपने डिस्कशन कर लिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है स्पेशली आपसे, अब्दुल्ला मिनहाज जी से भी, कि ये इंडिया में ये पर्सपेक्टिव मत दीजिए कि पुलिस को अलाउ है किसी के ऊपर वायलेंस करने के लिए। किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी IAS, IPS, डिप्लोमेट्स,
पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, नहीं कोई भी किसी के ऊपर, नहीं आपने गलत समझा। नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात तो वाज़ेह कर दूं। होल्ड ऑन, अपनी बात वाज़ेह कर दूं। वायलेंस का मतलब डंडे बजाना नहीं होता भाई। वायलेंस का मतलब होता है कि पुलिस को ये इख्तियार है कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर, यानी जो ऑथेंटिक ग्राउंड है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, उसमें आपको वो उठाकर लॉकअप में कर दे। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला था कि डंडे बजाए, मैंने ये बोला था कि वो भी फिजिकल वायलेंस है। लॉकअप में रख देना भी फिजिकल वायलेंस है। इट इज नॉट फिजिकल वायलेंस, इट इज। आपकी आजादी को लिमिटेशन कर देना, आपकी आजादी को लिमिट कर देना भी फिजिकल वायलेंस में ही आता है। फिजिकल वायलेंस इज यू आर बीटिंग समवन फिजिकली। ये उसका एक एस्पेक्ट है, ये उसका एक एस्पेक्ट है। पुलिस के द्वारा किसी को लॉकअप में बंद करना इज नॉट फिजिकल वायलेंस एज पर लॉ। आई एम टेलिंग यू बाय द लॉ। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। Police is not supposed to do any physical violence on anybody, any officials. Only in the case of the threat of life, they can use the violence. That too, only in case of threat of life to somebody, to them or to somebody else. So that is clear. Now I will ask my question on Islam. देखिए जी, मैंने सिंपल सा पूछा हमारी गूगल AI साहिबा से। उन्होंने कहा कि yes, an arrest itself can be considered an act of violence. If it is unlawful arrest, भाई अरेस्ट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं an arrest itself can be considered an act of violence. When you know which violence we are talking about, then why I just given you a statement which is in our constitution. So let's move forward and मतलब ये कि आपकी बात ये गलत है और हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और within the legal framework कह रहे हैं। We are not unjustly or wrongfully interpreting Indian law or any other country's law. हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करना पुलिस की तरफ से ये वायलेंस में आता है। ठीक है, आप इसकी रिसर्च कर लेना, बाद में अगली मर्तबा आ जाना। आपका जो सवाल है वो कीजिए। जी। It is not about, see, this channel you said is not about proving somebody's right and wrong. The point is to say something and understand something. So if you can understand me, then it's okay. If you don't want to understand me, then I'm moving ahead with the different question. That's okay. जी, please go ahead. You have to agree. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप पहले आके सजेस्ट करें और आप ये कहें कि नहीं जी आप लीगल इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। जब आप ये कहेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव अ राइट टू डिफेंड अवरसेल्फ। आपको रेफरेंस भी दे दिया मैंने। I don't know. We know which violence we are talking about when I think he was talking about husband and wife violence, which was physically beating somebody, and then you gave an example of police. ओवरऑल वायलेंस की हो रही है, ओवरऑल वायलेंस की हो रही है। इसमें हर तरह के वायलेंस को डिस्कस किया जाएगा। All kinds of violence. Arrest is one of them. Arrest is a physical violence as per you. That's okay. That's the statement you are holding. I'm not against you. It's okay. Now let me go to my question then. So the question is on the point of, see, so I started reading Quran. So I'm going through it. I've said something against you does not mean that I'm not reading. I'm reading it. My question is on the point of blasphemy. It's a very serious topic, very controversial topic. But I want to discuss this elephant in the room, which is blasphemy. See, what I see is that the action of verbal saying something is also can end up in a blasphemy, is what my understanding as per Islam. When you say gustaki means even a verbal action can cause a blasphemy. When I see it is in practical scenarios where saying something about somebody, even if it is a prime minister of a country, does not end you, does not put your life in danger, at least legally. Some people may get aggravated. So first of all, I want to understand, is it the people who are doing this, or is it the Islam who is saying them that even if it is verbally, if somebody is abusing someone, then also you're supposed to punish him? First of all, that's the question I want to clarify. Then I will move ahead. आपने जो क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा लोगों की सहूलत के लिए उसको उर्दू में भी बता दूं, चूंकि मोस्टली हमारे ऑडियंस उर्दू अंडरस्टैंडिंग है। हमारे भाई का सवाल ये है कि क्या ज़बानी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना ये ब्लास्फेमी एक्ट में आता है या नहीं, कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान खतरे में आ सकती है। ठीक है, ये सवाल है ना आपका? जी बिल्कुल। सॉरी, मैं इंग्लिश में बोल गया, मैं अभी हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली। Criticizing the prophet, raising an objection against the prophet, raising an objection against Islam, ब्लास्फेमी में नहीं आता है, याद रखिए। थैंक यू सर। ठीक है, श्योर।
हाँ, आप ब्लास्फेमी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम फितरी नेचुरल तौर पर समझ जाते हैं। मसलन एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा है, कुरान को जला रहा है, ठीक है, वो एतराज नहीं कर रहा समझने के लिए। मसलन आपने एक अभी बंदा आया, उसने कहा जी मैं मुर्तद की स्ट्रीम में गया, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के इंतकाल के 2 साल के बाद पैदा हुए थे। उसने एक ऑब्जेक्शन रखा, ये ब्लास्फेमी नहीं है। ओके, उसने हमसे क्लेरिफिकेशन मांगा, हमने कहा नहीं, गलत है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ब्लास्फेमी ये है कि नहीं, वो अब उससे आगे बढ़कर एक स्टेप आगे बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुनियाद पर कोई गाली दे, अलियाज़ बिल्लाह, ये ब्लास्फेमी। राइट। So now again next question which is now related to this. So अब मैं समझ में आ गया कि तनकीद आप कर सकते हैं। Now when you say abusing someone, so abuse करना भी एक ब्लास्फेमी है, और एक फिजिकल एक्ट तो ब्लास्फेमी में मैं मान ही के रहा हूँ क्योंकि अब्यूज पे आप बोल रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इज इट सेम पनिशमेंट इवन इफ यू अब्यूज? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं, पहले पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ने मसलन, अच्छा नहीं, वो मसला इर्तिदाद का है जी, इसमें जो है पनिशमेंट एक ही है, चाहे वर्बल ब्लास्फेमी हो या बाय एक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, क्योंकि दोनों का जो इम्पैक्ट है, बाज मर्तबा जो वर्बल ब्लास्फेमी होती है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है जो एक्शन के जरिए ब्लास्फेमी की जाती है उसके मुकाबले में। जी बिल्कुल। और वैसे मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे किसी की कोई भी डिसरिस्पेक्टफुली बोलना इज रॉन्ग, तो मैं तो इस पे तो मैं सहमत करता हूँ, बट तनकीद करना या किसी पे डिस्कशन करना, पीपल शुड नॉट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज राइट है पूछने का, तभी कुछ समझ में आएगा इंसान को। बिकॉज एक लफ्ज है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तनकीद और तनकीस दो उर्दू के अरबी के लफ्ज है। तनकीद का मतलब है आप कोई एतराज कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया। तनकीस का मतलब ये है कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। राइट, ब्लास्फेमी डिग्रेड करना है, एतराज करना नहीं है। ओके, अगर एतराज करना ब्लास्फेमी होता तो हम यहाँ पर आप लोगों के एतराज़ात सुनने के लिए कभी ना बैठते। हमें क्या शौक है ब्लास्फेमी सुनने का। ये आपने बड़ी फाइन लाइन खींच दी। अब एक्चुअली अभी तक तो आपकी बात सही थी कि ठीक है आप एक गाली नहीं दे सकते, बट अब आपने जब बोला ना क्रिटिसिज्म या एक वे में बोलना, इट इज अ वेरी फाइन लाइन टू जज समवन बिकॉज इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अब्यूज इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव कि भाई ये गाली दे दी इस बंदे ने। भाई, जब आप ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी 23 साल की जो नबूवत के बाद की है, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीने में, क्रिटिसिज्म ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ है। बिल्कुल, हर बात के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। हजरत ज़ैनब से निकाह हुआ, क्रिटिसाइज किया। इसी तरीके से मसलन हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जरा इनसे पूछो रूह के बारे में, जरा इनसे पूछो फला चीज के बारे में, इनको तो कुछ नहीं पता, वगैरह वगैरह। कोई उनको कोई इल्जाम लगा रहे, ये सारे के सारे जो है क्रिटिसिज्म थे और कुछ ब्लास्फेमी थी। तो जहां जहां ब्लास्फेमी हुई और इस्लामी हुकूमत बन गई तो इस्लामी हुकूमत ने ब्लास्फेमी के ऊपर एक्शन लिया और सजा दी, और जहां जहां क्रिटिसिज्म था वहां जवाब दिया। राइट। मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं they are mostly very basic question on the fundamentals, but now that I started reading I might, मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मेरा डर ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो उस जुमले में ना चला जाए कि ये कोई लोग बोलना शुरू कर दें कि ये बंदा, अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है तो मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग इस तरीके से जज ना करें, क्योंकि ये जजमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर डर लगता है आने में भी चैनल के ऊपर, क्योंकि एक मुझे पता है लाइन, फाइन लाइन कहाँ पर है, बट फिर भी मैं पहले ही पूछ लेता हूँ आगे फ्यूचर में मेरे को फिर मैं इसमें फंस जाऊं। डर लगता है मुझे इस चीज का, तो क्योंकि और मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है इस तरीके का, मतलब मुझे ये एनवायरनमेंट जो बना दिया है ना, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए अपनी नर्व्स के ऊपर, कि आप इतनी जल्दी हर चीज के ऊपर ब्लास्फेमी शुड बी वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मैं तो खुद ही, इफ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, मैं तो नहीं कहता हूँ वो बात, मैंने तो खुद ही फाइन लाइन जी, क्योंकि इतना आसानी से नहीं लगा सकते आप कि ब्लास्फेमी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है ब्लास्फेमी किसी के लिए करना, और उसके लिए बहुत खतरनाक इंटेंशंस इंसान की होनी चाहिए ये करने के लिए। तो एक नॉर्मल इंसान तो नहीं करना चाहेगा ऐसा कुछ भी, किसी भी इंसान के लिए, फॉरगेट अबाउट कि वो प्रॉफेट मोहम्मद भी करेगा, किसी भी। सवाल हो गया, बस इतना ही है सर, यही था। थैंक यू। चले ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। हमारे साथ हैं